28 अप्रैल 1937 को टिकरिट के करीब गांव अल औजा में सुबह तुल्फा नाम की एक हमला औरत रहती थी। उसका शौहर हुसैन अब्द अल मजीद और पहला बेटा कुछ दिन पहले ही मर चुके थे। गम के गहरे साए तले उसे लगता था कि ये होने वाला बच्चा ही उसकी बदनसीबी का सबब है। जब उसने इस बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार देने का फैसला किया तो आखिरी लम्हों में एक यहूदी खानदान ने उसे रोका और उस बच्चे की जान बचा ली। मगर किसको मालूम था कि यही बच्चा एक दिन इराक के सबसे खौफनाक नाम सद्दाम हुसैन बनकर एक नई दर्दनाक तारीख लिखेगा। सद्दाम की जिंदगी का सफर, उसकी दिल दहलाने वाली सियासत और इबरतनाक अंजाम आप तक पहुंचाने के लिए आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासित। In the heart of the Middle East, in a land shaped by empires and war, one man would rise from obscurity, born into hardship, shaped by political turmoil. Saddam Hussein emerged in a nation searching for direction. Through ambition, alliances, and ruthless calculation, he climbed through the ranks of the Ba'ath Party. To some, he was a symbol of strength, to many, a force of fear. His rule reshaped Iraq through rapid growth, brutal repression, endless conflict, and decisions that would push a nation to the brink. And finally, after decades of absolute power, the world watched his empire crumble. This is the story of the rise and the fall of one of the most controversial leaders in modern history. सद्दाम के पैदा होने के बाद उसकी मां सुबह तुल्फा ने उसे अपने भाई खैरुल्लाह तल्फा के पास बगदाद भेज दिया क्योंकि वो शदीद गुर्बत पर अपने बच्चों को नहीं पाल सकती थी और ख़ुद इब्राहिम अल हसन से दूसरी शादी कर ली। जब 1940 में 3 साल का सद्दाम अपने मामू के पास बगदाद पहुंचा तो इराक की हालत निहायत ख़राब थी। हाशमीती डायनेस्टी का ज़ाहिरी राज था लेकिन असल ताकत ब्रिटिश के हाथ में थी। इराक की फ़ौज, इदारे और ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स सब ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। इस पपेट हुकूमत के खिलाफ इराक आर्मी के कुछ अफसरों ने गोल्डन स्क्वाड नाम का एक ग्रुप बना लिया था और इसी ग्रुप का एक अहम हिस्सा सद्दाम का मामू भी था। अप्रैल 1941 में गोल्डन स्क्वाड ने कॉप करके हाशमीती रूलर्स को गिराने की कोशिश की लेकिन सिर्फ एक महीने बाद ही मई 1941 में ब्रिटिश ने दोबारा हमला करके इन अफसरों को जेल में डाल दिया। सद्दाम के मामू खैरुल्लाह भी गिरफ्तार हुए और सद्दाम को वापस टिकरिट भेजना पड़ा जहां उसकी माँ और सुतीला बाप रहते थे। अगले 7 साल तक उसका बचपन अजाब बन गया क्योंकि उसका सुतीला बाप उसे खूब पीटता, भूखा रखता और पढ़ाई के बजाय चोरी पर मजबूर करता था। यही वो दौर था जब सद्दाम के अंदर का दर्द और गुस्सा पलना शुरू हुआ। 1947 में जब उसके मामू जेल से रिहा हुए तो 10 साल का सद्दाम अपनी जान बचाकर वापस बगदाद आ गया। यहाँ से उसकी असली जिंदगी का सफर शुरू हुआ। उसके मामू ने उसे अल खरक स्कूल में दाखिल करवाया और सद्दाम सिगरेट बेचकर अपनी तालीम और ज़रूरियात का खर्चा उठाता रहा। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि सद्दाम अपने मामू के जज्बात और सोच से गहरी तरह मुतासिर हो गया था। वो ब्रिटिश पपेट गवर्नमेंट का दुश्मन था, अरब कौम परस्ती का तरफदार था और सुन्नी बाटेरी में यकीन रखता था। सद्दाम अपने मामू को हीरो मानता था और बचपन से ही हुकूमत के खिलाफ हर एहतजाज में शामिल रहता था। सद्दाम का ख्वाब था कि वो अपने मामू की तरह इराकी फौज में भर्ती हो मगर वो बार बार नाकाम हुआ। 1954 में जब वो कॉलेज पहुंचा तो स्टूडेंट लीडर बन गया और लोकल गुंडों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट में शामिल होने लगा। दुकानदारों को धमकाता और बंदूक लेकर सरकारी पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाता। 7 अप्रैल 1947 को सीरिया में बाथ पार्टी बनी जिसका मकसद था तमाम अरब मुल्कों को एक करना, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस खत्म करना और एक यूनाइटेड अरब नेशन बनाना। जब सद्दाम ने इस पार्टी के बारे में सुना तो वो इतना मुतासिर हुआ कि 1955 में कॉलेज छोड़कर बाथ पार्टी ज्वाइन कर ली। दिन रात मीटिंग, प्रोटेस्ट और साजिश में गुजरने लगे और सद्दाम ने बहुत जल्दी पार्टी में एक बहुत बुलंद मुकाम हासिल कर लिया। 14 जुलाई 1958 को बिलाखिर इराक में इनकलाब आ गया। इराकी आर्मी के 2 ऑफिसर ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम और अब्दुल सलाम आरिफ ने फ्री ऑफिसर ग्रुप बनाकर किंग फैसल और उसकी रॉयल फैमिली का कत्ल कर दिया। 37 साल पुरानी मोनार्की का दौर खत्म हो गया। कासिम ने खुद को प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बनाया जबकि आरिफ डेप्यूटी पीएम बना। बाथ पार्टी ने इस कॉप की पूरी हिमायत की क्योंकि उनके नजदीक ये उनके मिशन का पहला कदम था। जब कासिम प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने अरब यूनिटी का एजेंडा छोड़कर सोवियत यूनियन के साथ मिलिट्री और इकोनॉमिक रिश्ते मजबूत करना शुरू कर दिए। ये देखकर बाथ पार्टी और अमेरिका दोनों गुस्से में आ गए। 1959 के आगाज में CIA ने बाथ पार्टी से राब्ता किया और मिलकर कासिम को खत्म करने का प्लान बनाया। इस मिशन के लिए उन्होंने अपने सबसे जज्बाती मेंबर सद्दाम हुसैन को चुना। पहली दफा सद्दाम CIA ऑफिसर से मिला, उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही अमेरिका एक दिन उसे फांसी पर चढ़ा देगा। प्लान के मुताबिक 7 अक्टूबर 1959 को जब कासिम की कॉन्वॉय अल राशिद स्ट्रीट बगदाद से गुजरी तो 22 साल का सद्दाम और उसके साथियों ने उस पर फायरिंग कर दी। कासिम का ड्राइवर मर गया मगर कासिम खुद कंधे में गोली लगने के बावजूद बच गया। फायरिंग में सद्दाम की टांग भी गोली से जख्मी हो गई। इस तरह प्लान फेल हो गया और सद्दाम इराक का सबसे वांटेड शख्स बन गया। कासिम ने सद्दाम के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। सद्दाम भागकर अद-दौर के करीब एक फार्म में छुप गया। बाथ पार्टी ने उसे सीरिया भेजा और CIA के जरिए इजिप्ट तक पहुंचा दिया। इजिप्ट में सद्दाम हुसैन को अजाइलम मिल गया।
वहाँ उसने कैरियर लॉ स्कूल में एडमिशन लिया और अपने मामू की बेटी से शादी कर ली। उस वक्त सद्दाम बाथ पार्टी के फाउंडर माइकल अफलाक और CIA ऑफिसर दोनों के साथ राब्ते में रहा, जबकि उसके खर्चे CIA इजिप्ट की इंटेलिजेंस के जरिए भेजती रही। 8 फरवरी 1963 को बाथ पार्टी ने CIA और इराक के फ्री ऑफिसर के कुछ मेंबर के साथ मिलकर कासिम को कत्ल कर दिया। इस कॉप को रमदान रेवोल्यूशन कहा गया। अहमद हसन अल बकर प्राइम मिनिस्टर बना और आरिफ प्रेसिडेंट। सद्दाम को इजिप्ट से वापस बुलाकर बाथ पार्टी की इंटेलिजेंस विंग जिहाज अल हनीन का हेड बना दिया गया, जहां उसका काम था पार्टी के दुश्मनों को खत्म करना। मगर कुछ ही महीने बाद PM अल बकर और प्रेसिडेंट आरिफ के दरमियान टकराव हो गया। 18 नवंबर 1963 को आरिफ ने बाथ पार्टी पर पाबंदी लगा दी और सद्दाम समेत तमाम लीडरों को जेल भेज दिया गया। 2 साल तक सद्दाम जेल में रहा। फिर 1966 में जब प्रेसिडेंट आरिफ हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गया तो उसका भाई अब्दुल रहमान आरिफ प्रेसिडेंट बना, लेकिन वो बहुत कमजोर हुक्मरान था। सद्दाम ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने जेल के ड्राइवर को रिश्वत दी और अब्बू नवाज स्ट्रीट पर ट्रांसफर के दौरान फरार हो गया। वापस सीक्रेट आकर उसने बाथ पार्टी को दोबारा मजबूत किया, सुन्नी ऑफिसर को अपनी टीम में शामिल किया, इजिप्ट और सीरिया के लीडर से राब्ता रखा और हत्ता के बसरा में अमेरिका कौंसुलेट को खत लिखकर अमेरिका के साथ मिलकर इराक की हुकूमत गिराने की प्लानिंग की। 17 जुलाई 1968 को सद्दाम की साजिश का नतीजा सामने आया। बगावत के जरिए बाथ पार्टी ने दोबारा इराक में ताकत हासिल कर ली। अहमद अल हसन अल बकर प्रेसिडेंट बना और सद्दाम को रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल का डेप्यूटी चेयरमैन बनाया गया। अगले साल सिर्फ 31 साल की उम्र में सद्दाम इराक का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। अब सद्दाम के हाथ में असल ताकत थी। उसने दायरात अल मुखाबरात अल अमा के नाम से एक खौफनाक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई जो फौज, इदारों और अवाम पर नजर रखती थी। जो भी सद्दाम के खिलाफ बोलता वो गायब हो जाता। सद्दाम हर डिपार्टमेंट में अपने रिश्तेदारों को मुकर्रर करता। जब प्राइम मिनिस्टर अब्दुल रज़ाक ने उसके ऑर्डर मानने से इनकार किया तो सद्दाम ने खुद उन पर बंदूक तानकर उन्हें पोजीशन से हटाया और यूके भेजकर कत्ल करवा दिया गया। 1 जून 1972 को सद्दाम ने इराक का ऑयल भी नेशनलाइज कर दिया। पहले की ब्रिटिश, अमेरिका और फ्रेंच कंपनीज के जरिए इराक पेट्रोलियम कंपनी के कंट्रोल में था, मगर सद्दाम ने तमाम फॉरेन कंपनीज निकाल दी और ऑयल पर इराकी हुकूमत का कब्जा जमा दिया। ये अमेरिका के लिए पहला बड़ा झटका था। इराक की इकोनॉमी तेज रफ्तारी से ऊपर गई। ऑयल प्रोडक्शन 3 मिलियन बैरल तक पहुंच गई और सद्दाम ने सीक्रेट ऑर्डर दिया कि सालाना इनकम का 5% स्विस बैंक में छुपा दिया जाए ताकि अगर कभी बगावत हो तो बाथ पार्टी के पास पैसे की कमी ना हो। 16 जुलाई 1979 को सद्दाम ने अपने कजन और पपेट प्राइम मिनिस्टर अहमद हसन अल बकर से इस्तीफे पर दस्तखत करवा कर इराक की रियासत अपने हाथ में ले ली। अल बकर के सबसे करीबी लोग एक एक करके सद्दाम के निशाने पर आ गए, लेकिन खुद अल बकर को उसने इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो उसका रिश्तेदार था। सिर्फ कुछ दिन बाद सद्दाम को मालूम हुआ कि अल बकर का सेक्रेटरी अब्दुल हुसैन मशादी 68 लोगों के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। सद्दाम ने उसे गिरफ्तार करवाकर शिद्दत से टॉर्चर किया और जब मशादी ने सब कुछ कन्फेस कर लिया तो सद्दाम ने 22 जुलाई को एक हॉल में 400 टॉप लीडर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पूरा हॉल भर गया। सद्दाम स्टेज पे खामोशी से सिगार पी रहा था। फिर मशादी स्टेज पर आया और सबके सामने अपना जुर्म कबूल किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया सद्दाम ने माइक संभाला और हाथ में एक लिस्ट उठाई। वो एक एक करके नाम पढ़ने लगा। हर नाम उन्हीं 68 लोगों का था जो उसके खिलाफ साजिश में शामिल थे। जिसका नाम आता वो खौफ के मारे खड़ा हो जाता और मिलिट्री के अफसर उसे बाहर ले जाते। पूरा मंजर इराकी टेलीविजन पर लाइव दिखाया गया और उसकी रिकॉर्डिंग आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। सद्दाम ने 68 नाम पढ़कर सबको वफादारी का पैगाम दिया और बाद में उनमें से 22 लोगों को अवाम के सामने फांसी दे दी गई। इसी दौरान उसने प्रोजेक्ट 922 शुरू किया, जहां इराक ने केमिकल वेपन्स बनाने का काम का आगाज किया, जो बाद में सद्दाम के तबाह होने की सबसे बड़ी वजह बना। अब सद्दाम इराक का मुतलक डिक्टेटर बन चुका था, लेकिन उसके दिल में एक गहरा खौफ था। इराक की आबादी का ज्यादा हिस्सा शिया मुस्लिम था, जबकि उसकी बाथ पार्टी एक सुन्नी लेड पार्टी थी। इस इम्बैलेंस से बचने के लिए सद्दाम ने तेल से आने वाली दौलत शिया और सुन्नी इलाकों में तकसीम की, सेकुलरिज्म को प्रमोट किया और आहिस्ता आहिस्ता शिया आइडेंटिटी को दबा दिया। नजफ और करबला के स्कॉलर्स को हाउस अरेस्ट कर दिया गया और उनके मजहबी जुलूस और रस्में बंद कर दी गईं। इसी दौरान ईरान में भी एक इंकलाब आया जिसमें शाह ऑफ ईरान का सेकुलर राज खत्म हुआ और आयतुल्लाह खुमैनी ने हुकूमत संभाली। जब सद्दाम ने देखा कि उसके साथ लगते मुल्क में एक शिया रेवोल्यूशन ने सेकुलर डिक्टेटर को हटा दिया है तो उसका खौफ और गहरा हो गया। खुमैनी खुले आम कहने लगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि ईरान के इस्लामिक इंकलाब पूरी दुनिया के मजलूमों तक पहुंचाए। इस बयान ने सद्दाम को हिला कर रख दिया। उसने समझ लिया कि अब ईरान सिर्फ उसका हमसाया नहीं बल्कि उसकी कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उसने तय कर लिया कि अब इस खौफ का जवाब सिर्फ जंग से दिया जाएगा। फिर 17 सितंबर 1980 को सद्दाम ने एल्गिर एग्रीमेंट को खत्म करने का ऐलान किया और कहा कि शर्ट अल अरब नदी पूरी इराक की है। ये नदी इराक के लिए गल्फ तक पहुंचने का अकेला सी रोड थी और ईरान के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रोड। 22 सितंबर 1980 को सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। उसका ख्याल था कि वो चंद हफ्तों में ईरान को हरा देगा, लेकिन ईरान ने हार मानने से इनकार कर दिया। जंग लंबी चलती गई और सद्दाम के लिए मुश्किल बढ़ती गई। तब यूएस उसके सपोर्ट में आया। उसने सद्दाम को वेपन, हेलीकॉप्टर, जेट, सैटेलाइट इमेज और 5 बिलियन लोन दिया। यूएस के इंटेलिजेंस ऑफिसर बगदाद तक आए और सद्दाम को टैक्टिकल एडवाइस दी गई। इस सब के बावजूद भी ईरान पीछे नहीं हटा। ईरान के साथ ये जंग इराक के अंदर भी असर डाल रही थी। कई शिया मेजॉरिटी इलाके ईरान के साथ देने लगे।
8 जुलाई 1982 को सद्दाम रुजैल नाम के एक शिया इलाके में रैली के लिए गया, जहां दावा पार्टी के लोगों ने उसकी कॉन्वे पर फायरिंग कर दी। सद्दाम बच गया, लेकिन उसने बदले में 393 मर्द, 394 औरतें और बच्चे गिरफ्तार कर लिए। 140 लोगों को बिना ट्रायल की फांसी दे दी गई और उनके घर मिटा दिए गए। ये वाकया आगे चलकर सद्दाम के खिलाफ केस की बुनियाद बना। जंग के दौरान जब एक मीटिंग में हेल्थ मिनिस्टर रियाद इब्राहिम हुसैन ने सीज फायर का मशवरा दिया, सद्दाम ने गुस्से में उसी वक्त उसे गोली मार दी। सद्दाम के सामने मुखालिफत का मतलब मौत था। उसके बाद सद्दाम ने ईरान के खिलाफ केमिकल वॉरफेयर शुरू कर दी। उसने सल्फर, मस्टर्ड गैस और नर्व एजेंट को इस्तेमाल किया। पहले ईरान बॉर्डर के पास सरदश पर अटैक हुआ, जिसमें 130 लोग मर गए और 8000 लोग हमेशा के लिए माजूर हो गए। सद्दाम ने जब देखा कि ये तरीका ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए कामयाब है, तो केमिकल अटैक्स और बढ़ गए। 16 मार्च 1988 को सद्दाम ने हलब्जा नाम के खुर्दिश टाउन पर केमिकल बॉम्ब्स गिराए। शहर पर सारिन, VX और मस्टर्ड गैस बरसाई गई। लोग सड़कों पर गिरने लगे। खून की उल्टियां, अंधापन और सांसों की तकलीफ ने पूरा शहर अपने घेरे में ले लिया। 5000 से ज्यादा लोग फौरन मर गए और 10,000 जख्मी और माजूर हो गए। दुनिया भर के फोटोग्राफर्स ने हलब्जा की तस्वीरें दिखाई। 1988 तक इराक ने 350 से ज्यादा केमिकल बॉम्ब्स गिराए, जिससे 1 लाख से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा। यूएस इस सबसे वाकिफ था। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने सद्दाम को ईरानियन ट्रूप्स के टारगेटिंग पैकेजेस दिए और CIA 1983 से इन अटैक से बाखबर थी, मगर फिर भी खामोश रही। 8 साल बाद लंबी जंग के बाद 28 अगस्त 1988 को UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 598 के जरिए सीज फायर हुआ। सद्दाम 1 इंच जमीन नहीं जीत सका, बल्कि इराक $130 बिलियन के कर्ज में डूब गया। मगर उसने इराकी अवाम को ये झूठा यकीन दिलाया कि वो जंग जीत चुके हैं। लेकिन अभी भी ये सब खत्म नहीं हुआ था। सऊदी अरेबिया और कुवैत ने सद्दाम को ईरान से लड़ने के लिए दिए गए $39 बिलियन वापस मांगे। सद्दाम ने मना कर दिया। कहता रहा कि उसने ईरान के खिलाफ सबके लिए जंग लड़ी, पर जब कुवैत नहीं माना तो सद्दाम ने अपने इरादे बदल दिए। उसने कुवैत पर इल्जाम लगाया कि वो OPEC के रूल्स तोड़कर ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे इराक को $7 बिलियन का नुकसान हुआ। ऊपर से उसने सिलेंड ड्रिलिंग करके इराक का ऑयल चुराने का इल्जाम भी लगाया, जिससे इराक को और $2.4 बिलियन का नुकसान हुआ। सद्दाम ने डिमांड की कि कुवैत पैसा वापस करे, वरना जंग होगी। 25 जुलाई 1990 को US एम्बेसडर अप्रैल गिलेस्पी ने सद्दाम से मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर सद्दाम ने इनकार कर दिया। सिर्फ कुछ दिन बाद 2 अगस्त 1990 को उसने कुवैत पर हमला कर दिया और उसे इराक का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। US ने फौरन रिएक्शन दिया। UN ने रेजोल्यूशन 660 पास करके सद्दाम को वापस जाने का हुक्म दिया। सैंक्शन लग गए, लेकिन सद्दाम नहीं माना। फिर 17 जनवरी 1991 को US ने 42 मुल्कों के साथ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च किया और सद्दाम को कुवैत से निकाल दिया। मगर सद्दाम ने इस शिकस्त को भी अपनी जीत बनाकर दिखाया। अपनी इस्लामिक इमेज मजबूत करने के लिए उसने अपने खून से एक कुरान लिखवा दिया, लेकिन उस वक्त तक उसकी तकदीर लिखी जा चुकी थी। 2 जंगों के बाद अब इराक कमजोर हो चुका था। US सैंक्शन के बायस तेल बेचना मना था और पूरी अवाम भूख और बीमारियों में गिर चुकी थी। यूनिसेफ और FAO के मुताबिक 1995 से 1996 के दरमियान 2.5 से 5.5 लाख बच्चे खाने और दवाओं की कमी से मर गए। सद्दाम जो पहले US का दोस्त था, अब एक ग्लोबल विलन बन गया। US ने कुवैत से उसे निकाल तो दिया था, लेकिन उनका असली मकसद तब पूरा होता जब सद्दाम या तो उनके मुताबिक चलने लगता या हटा दिया जाता। इराक दुनिया के चंद सबसे तेल दौलत मुल्कों में था और सद्दाम ने पहले ही वेस्टर्न कंपनीज को निकाल कर उनके मुफाद को नुकसान पहुंचाया था। सद्दाम अब US के लिए एक दुश्मन बन चुका था। उसका पहले केमिकल वेपन का इस्तेमाल और न्यूक्लियर एम्बिशन ने वॉशिंगटन को बेचैन कर दिया था। इसलिए US ने डिसाइड किया कि सद्दाम को सीधा नहीं बल्कि कंटेनमेंट स्ट्रेटजी के जरिए कमजोर किया जाए। UN के थ्रू इराक पर सैंक्शन लग गए और ये कहा गया कि सद्दाम नए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है। मई 1991 में US इंस्पेक्टर इराक भेजे गए, लेकिन सद्दाम ने पहले इनकार किया, फिर प्रेशर में आकर इंस्पेक्शन अलाउ किए। इस वक्त वो हर तरफ से गिर गया था और अमेरिका को अपनी तबाही का जिम्मेदार मानता था। फिर सद्दाम ने एक हैरत अंगेज कदम उठाया। 1993 में US प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को कत्ल करने का प्लान बनाया। रद अल असदी और बली अल गजली इस साजिश का सेंट्रल लोग थे, लेकिन हमले से पहले ही दोनों पकड़े गए। US ने इराक पर स्ट्राइक किए और दोनों के दरमियान दुश्मनी रस्मी हो गई। इस दौरान UN इंस्पेक्टर इराक में केमिकल वेपन्स ढूंढ रहे थे, लेकिन सब बेकार गया, जब तक कि 1995 में सद्दाम का दामाद हुसैन कमाल, जो इराक के केमिकल प्रोग्राम का चीफ था, जॉर्डन भाग गया। उसने UN इंस्पेक्टर को सब डॉक्यूमेंट दे दिए, जिनके जरिए कुछ पुराने केमिकल वेपन्स और अल हकम बायोलॉजिकल फैसिलिटी का पता चला, मगर सब पुरानी ईरान इराक वॉर के दौर के असले निकले, जो अब डिग्रेडेड और बेकार हो चुके थे। सद्दाम ने 1998 में फ्रस्ट्रेशन में आकर UN इंस्पेक्टर को इराक से निकाल दिया और इल्लीगल तरीकों से कुछ मुल्कों को तेल बेचकर सैंक्शन तोड़ने लगा। पॉलिसी बेअसर होती गई तो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने 31 अक्टूबर 1998 को इराक लिबरेशन एक्ट पास करके ओपनली कहा कि US सद्दाम को हटाकर इराक में रिजीम चेंज करेगा। इसी बीच 2001 में 9/11 हुआ, जिसकी वजह से US का सबर टूट गया और उसने फैसला किया कि जहां भी खतरा हो, चाहे 1% भी चांस हो, वहां 100% एक्शन होगा। अफगानिस्तान में उसामा और अल-कायदा के खिलाफ जंग शुरू हुई, लेकिन साथ साथ सद्दाम का नाम भी हर ऑफिशियल बयान में आने लगा। बुश, चैनी और कॉलिन पोवेल बार बार कहते रहे कि सद्दाम के पास केमिकल वेपन्स हैं जो वो अल-कायदा को दे सकता है।
फिर 2002 में कॉलिन पोवेल ने यूएन में कहा कि अलकायदा ने ज़रक़वी बगदाद में नेटवर्क चला रहा है। बाद में यूएस की अपनी रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक की कि कोई डायरेक्ट सबूत नहीं था कि सद्दाम 9/11 में शामिल था, मगर अमेरिका यहाँ भी रुका नहीं। 10 मार्च 2003 को प्रेसिडेंट बुश ने सद्दाम को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि इराक छोड़ दे वरना जंग होगी। सद्दाम ने जवाब दिया कि इराक जंग के लिए तैयार है। 19 मार्च 2003 को यूएस ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू कर दिया। F-117 स्टेल्थ बॉम्बर ने बगदाद पर पहला हमला सद्दाम के प्रेसिडेंशियल प्लेस पर किया, लेकिन वो बच गया। सद्दाम ने पहले ही मजबूत बंकर बना रखे थे, इतने मजबूत कि अगर हिरोशिमा जैसे बॉम्ब भी गिरे तो भी वो महफूज रहे। मगर इस दफा उसकी तकदीर लिखी जा चुकी थी और इराक का फैसला अब अमेरिका के हाथ में था। अप्रैल 2003 का पहला दिन था जब बगदाद पर यूएस फोर्सेस का कब्जा होने लगा। शहर में अफरा तफरी मच गई थी। इराक की रेगुलर आर्मी ने अपनी यूनिफॉर्म उतार दिए, ऑफिसर ने अपनी कुर्सियां छोड़ दी और सिर्फ चंद दिनों में 4 लाख लोग बेरोजगार हो गए। हुकूमत बिखर गई, कानून टूट गया और पूरा निज़ाम अब कबाइल के हवाले था। इस फसाद के दरमियान 10 अप्रैल को सद्दाम अपने 2 बेटों, ड्राइवर और चंद वफादार लोगों के साथ बगदाद से 110 किलोमीटर दूर रमादी भाग गया, मगर यूएस को उसकी खबर मिल गई। रमादी पर बॉम्ब बरसाए गए, लेकिन सद्दाम फिर भी बच निकला। थोड़े दिन बाद उसने टिकरिट के पास अपने रिश्तेदार के हदूशी फार्म में पनाह ली, लेकिन जब यूएस फोर्सेस वहां पहुंची तो सद्दाम फिर गायब था। फार्म से $9 मिलियन बरामद हुए, मगर डिक्टेटर खुद हवा हो चुका था। अब सद्दाम ने अपने 2 बेटों उदय और कुसै को मुसैल के एक विला में छुपा दिया। विला के मालिक ने 30 मिलियन रिवॉर्ड्स की लालच में यूएस को सब कुछ बता दिया। 22 जुलाई 2003 को 101 एयरबोर्न डिवीजन ने ऑपरेशन किया और दोनों बेटों को मार डाला। सद्दाम के लिए ये नया जख्म था, अंदर से तूफान मच गया, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। अब अमेरिका उसे ढूंढते ढूंढते थक चुका था। इस दफा जिम्मेदारी मिली यूएस आर्मी इंटेलिजेंस के ऑफिसर मेजर ब्रायन रीड मेडोक्स को। मेडोक्स ने एक नई सोच के साथ ऑपरेशन शुरू किया। उसने कहा कि सद्दाम तक पहुंचने के लिए उसके जनरल्स नहीं बल्कि उसके बचपन के लोगों तक जाना होगा, वो लोग जो उसके खाने, चलने और छुपने की आदत तक जानते हैं। 300 लोग ढूंढे गए और इंटेरोगेशन के दौरान एक नाम बार बार उभर कर आया, अल मुसल्लित ब्रदर्स, 3 भाई जो सद्दाम के हर हाइडआउट्स, खाना और मेडिकल अरेंजमेंट संभालते थे। 12 दिसंबर को इब्राहिम अल मुसल्लित गिरफ्तार हुआ, जहां उसने बता दिया कि सद्दाम तिकरिट से 15 किलोमीटर साउथ अद-दौर के इलाके में 2 फार्म हाउसेस के दरमियान छुपा हुआ है। 13 दिसंबर 2003 की शाम 6 बजे 600 अमेरिकन सोल्जर्स हेलीकॉप्टर और स्नाइपर डॉग के साथ टिग्रिस रिवर के किनारे हाईवे 21 पर उतरे। 7:45 पर अद-दौर की बिजली काट दी गई और रात के अंधेरे में नाइट विजन ग्लासेस से मॉनिटरिंग शुरू हुई। 8:15 पर वोल्वरिन 2 के पास 2 आदमी भागने लगे, दोनों पकड़े गए। उनमें एक सद्दाम का कुक था, उसने कुछ नहीं बताया, मगर वोल्वरिन 2 से 300 मीटर दूर एक एल शेप हड मिला। अंदर 2 AK-47, $7.5 लाख और एक छोटी बोट मिली। सब कुछ था, सिर्फ सद्दाम नहीं। ऑपरेशन की कमांडर जेम्स हाइकी ने तब इब्राहिम अल मुसल्लित को बुलाया। सद्दाम के कुक उसके सामने खड़ा था। जब प्रेशर बढ़ा तो अल मुसल्लित ने चुपके से एक पुरानी मैट की तरफ इशारा किया। मिट्टी हटाई गई तो एक रस्सी मिली, उसके नीचे थर्माकोल और हैंडल, और फिर नीचे से एक हल्की सी खांसी की आवाज आई। कुछ देर के सुकून के बाद एक आवाज उभरी, मैं सद्दाम हुसैन हूँ, इराक के इलेक्टेड प्रेसिडेंट, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। 8:26 पर सद्दाम को स्पाइडर होल से बाहर निकाला गया। उसने पहले रेजिस्ट किया, सोल्जर्स को धक्का दिया, फिर थूक कर चुप हो गया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में गुस्सा और हार दोनों साफ नजर आ रही थी। 9 महीने की तलाश उस रात खत्म हुई। इराक के वो आदमी जिसे दुनिया कभी पकड़ नहीं सकती थी, आज एक छोटे से होल से बाहर निकलकर दुनिया के सामने सर झुकाकर खड़ा था। सद्दाम को गिरफ्तार करने के बाद यूएस ने सद्दाम को बगदाद एयरपोर्ट के पास एक सीक्रेट लोकेशन पर अगले साल यानी जून 2004 तक रखा और लगातार उसे इंटेरोगेट किया। सद्दाम ने पूरे वक्त कहा कि उसका 9/11 से कोई लिंक नहीं है, उसने कोई नया केमिकल वेपन या प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया, और फिर सद्दाम पर कोर्ट केस फाइल किया गया। जो कुछ भी सद्दाम ने किया उन सब में जिस वजह से सद्दाम को फांसी दी गई वो था 1982 का दोजेल केस, जहां सद्दाम ने बल्क एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया था। उसी के लिए 5 नवंबर 2006 को सद्दाम को फांसी की सजा सुनाई गई और 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम को फांसी दे दी गई। अगले दिन यानी 31 दिसंबर 2006 को उसे अल औजा तिकरिट में दफनाया गया, जहां उसने अपना बचपना गुजारा था। उसके बाद इराक के ऑयल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन वैसे ही रहा जैसा सद्दाम ने किया था, लेकिन इराक का मार्केट दोबारा यूएस और उसके अलाइड कंट्रीज की प्राइवेट कंपनीज के लिए खुल गया। इराक के ऑयल फील्ड की डेवलपमेंट वेस्टर्न प्राइवेट कंपनी जैसे BP, शेल, एक्सॉन मोबिल के कंट्रोल में आ गई और जो ऑयल एक्सट्रैक्शन वो इराक में करते थे उसके लिए वो पर बैरल फी लेने लगे। यूएस ने इनकार किया कि उसने सब कुछ ऑयल के लिए किया, बल्कि अपनी सिक्योरिटी और मिडिल ईस्ट में पीस के लिए किया, लेकिन एक्शन इससे मैच नहीं करते थे। अमेरिका की फेडरल रिजर्व के चीफ एलन ग्रीनस्पैन ने क्लियरली कहा कि सद्दाम को हटाना वर्ल्ड ऑयल मार्केट के लिए जरूरी था, क्योंकि अगर सद्दाम सेशन से आज़ाद हो जाता तो वो ऑयल को वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता। और बाद में जब पेंटागन और CIA की 6 लाख पेजेस की रिपोर्ट पब्लिश हुई तो उसमें भी सद्दाम का 9/11 के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिला और आज तक वेपन और मास डिस्ट्रक्शन जिसके लिए यूएस इराक में घुसा था वो प्रूफ नहीं हो सका। सद्दाम हुसैन की कहानी एक ऐसी मिसाल है जिसमें दिखाया गया कि कैसे ताकत, तकब्बुर और गलत फैसले एक इंसान को आसमान से जमीन पर ले आते हैं। वो एक आम चरवाहे
के बेटे से इराक के सबसे ताकतवर डिक्टेटर बना, लेकिन आखिर में उसने अपनी मौत को खुद दावत दी। उसकी ज़िंदगी में खून, सियासत, धोखा और जंग का वो सिलसिला था जो आज भी इराक के ज़ख्मों में महसूस होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दें और चैनल ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।